अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सप्लीमेंट्स की मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी जिस पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी किया था और कुछ क्वेश्चंस भी मुझे रिसीव हुए थे कमेंट्स में। तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना ली जाए ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इस वीडियो में उन सबको आंसर कर दूं और ताकि आपके साथ-साथ और भी जितनी भी मदर्स हैं या लेडीज़ हैं, उनका भी फ़ायदा हो सके। तो थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, मैंने अपनी एक वीडियो 5 से 6 दिन पहले अपलोड की थी। उसमें मैंने बच्चों के और लेडीज़ के सप्लीमेंट्स के बारे में बात की थी, जो एज़ अ हाउसवाइफ़ मैं ले रही हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, तो आफ्टर बच्चों के बाद हम लोग जो लेडीज़ हैं काफ़ी इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं। बॉडी में पेन होती है, लेथार्जी फील करते हैं या फिर हम लोगों को वैसे ही मसल्स वीक हमारे होते हैं या बोन्स में पेन होती है, तो उसके लिए। और दूसरा मैंने बच्चों के लिए कुछ सप्लीमेंट्स आपके साथ शेयर किए थे जिसमें आयरन के सप्लीमेंट थे और इसके अलावा भूख बच्चों का लगने बहुत एक इशू होता है कि बच्चों को भूख नहीं लगती, अच्छे से खाते नहीं हैं। इसके अलावा मैंने कुछ मल्टीविटामिन्स भी बच्चों के शेयर किया था सिरप, तो उनके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का लिंक ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो वो वीडियो भी अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे सारे जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, उनके आंसर्स। और अगर वीडियो लंबी होगी तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। अगर एवरेज ड्यूरेशन उसकी हुई तो फिर हम एक ही वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड जो मुझे क्वेश्चंस रिसीव हुए थे, हम उन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, किसी ने मुझसे पूछा था कि अप्रोप्रिएट एज क्या होनी चाहिए बच्चों को सप्लीमेंट्स देने की। तो यहाँ पर आंसर जो है हम मिस्टर मोहम्मद नवाज से लेंगे, क्योंकि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, इनको काफ़ी नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, मेडिकल फील्ड में रह चुके हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इनके साथ ये वीडियो बनाऊं ताकि आपको अच्छे से ये गाइड कर सकें, और बाकी जो एज अ मदर मेरी गाइडेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसकी अप्रोप्रिएट एज क्या होनी चाहिए बच्चों को देने के लिए। बच्चे चूँकि सॉलिड फूड लेना शुरू करते हैं लाइक 6 मंथ से लेटर, और 1 ईयर के बाद आप उसको कोई भी मिल्क दे सकते हैं और खाने की वैरायटी बढ़ जाती है। तभी ये कंसर्न्स आते हैं कि उनकी न्यूट्रिशन जो है वो बैलेंस्ड भी है कि नहीं। इसलिए 1 ईयर से ऑनवर्ड्स बच्चे जो हैं आई थिंक राइट कैंडिडेट्स होते हैं कि अगर उनको कोई डेफिशिएंसी तो उनको सप्लीमेंट्स दिए जाएँ। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन है कि ये मेडिसिन जो मैंने शेयर की थी, लाइक आयरन का एक सिरप था और भूख लगने का था और मल्टीविटामिन्स, ये क्या रोज़ देने चाहिए कि अल्टरनेटिव डेज़ में देने चाहिए? बच्चों की नीड्स आमतौर पे तो ज़्यादा होती है बिकॉज़ वो एक्टिव भी हैं और ग्रो भी कर रहे होते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्स बने हैं आमतौर पे जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं तो वो 2-2 माह के लिए, 3-3 माह के लिए डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये इट्स वेरी सेफ कि आप डेली दें। हाँ, अगर बच्चों में आपको कोई डेफिशिएंसी नज़र नहीं आती, फिर आप उसको वीक में 2 टाइम्स, वीक में 1 टाइम कर लें ताकि वो बस टॉप अप रहे। वो एक बेसिक उसकी ना बने, डाइट ना बने। और कितने मंथ्स के लिए हमें देने चाहिए? जैसे अभी हमने आज से शुरू किया और हम रेगुलरली बच्चे को दे रहे हैं, तो कब तक इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? मेरा ख़्याल है ये जैसे मर्क या एबर्ट, इनके इतने सेफ होते हैं ये सप्लीमेंट्स कि आप उनको थ्रू आउट दे सकते हैं, बस उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर लेनी चाहिए। जैसे हफ्ते में 2 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा। अगर बच्चे को कोई सिम्पटम्स भी नहीं है तो फिर इतना कम कर लेना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें सिम्पटम्स हैं जैसे वो वीक हैं या पेल हैं या उनको सांस जल्दी फूल जाता है या वो बैठे रहते हैं या उनका मट्टी खाने को दिल करता है, तो फिर ये डेली बेसिस पे देने चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि इसको हमें पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मेरे बच्चों को ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्स्टिपेशन की। किसी मदर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि उनके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन वाक़ई मैंने देखा है कि जो दूध पीते बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है, इसके अलावा और भी बच्चों में होती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए जिनको स्वेयर कॉन्स्टिपेशन रहती है? मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मेरा ख्याल है चूँकि आप भी मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ करती रही हैं बच्चों के ऊपर, बट मेरे नज़दीक जो सबसे अच्छा ऑप्शन है दैट इज़ कैस्टर ऑयल। उसको बच्चे को वैसे भी पिलाया जा सकता है, दूध में डाल के भी दिया जा सकता है। उससे उसकी जो इंटेस्टाइन है
उनकी मूवमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है। बाकी और मेडिकल काफ़ी वेज़ हैं जिसमें आप स्किलैक्स और कॉलिक भी आई थिंक देती रहीं आप, तो जी, वो जी। अच्छे रहे होंगे। इसके लिए अगर एज़ अ मदर मैं बताऊँ, जो रेमेडी मैं यूज़ करती रही हूँ, एक तो ज़ैतून का तेल है, उससे सर्दी-गर्मी का कोई इश्यू नहीं है। ये मिथ है कि जी उसकी तासीर गर्म होती है और वो गर्मियों में नहीं देना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको आप ज़ैतून का तेल 2-3 ड्रॉप्स उसको नीम गर्म दूध में डाल के फीडर के थ्रू आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा देसी घी भी बड़ा अच्छा इफ़ेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो भी दे सकते हैं। सिकिलैक्स ड्रॉप्स आते हैं, वो भी दे सकते हैं, उससे भी बच्चे को अच्छा रिलीफ मिल जाता है और कॉन्स्टिपेशन उसकी कम हो जाती है। लेकिन ये जो ड्रॉप्स हैं, वो परमानेंट उसका हल नहीं है, तो उसके लिए ये है कि मैं वैसे शेयर कर दूँगी नीचे उसकी पिक्चर, ताकि आपको आइडिया हो जाए वो किस तरह के हैं। बाकी ये कि आप उसको कंटिन्यू करें ज़ैतून के तेल से या कैस्टर ऑयल, और ये सेफ भी हैं सारे ऑयल्स, हाँ, ये सारे और देसी घी भी सेफ है। हाँ। आप वो भी बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्स फॉर हाइट, किसी ने पूछा था कि बच्चे की हाइट कम है तो उसके लिए कोई सप्लीमेंट या रेमेडी, या अपना आप एक्सपीरियंस या नॉलेज शेयर कर सकते देखिए, जनरली बच्चों की जो हाइट है वो न्यूट्रिशन के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करती, हैं। बिकॉज उनमें ग्रोथ हार्मोन इतना ज़्यादा होता है कि अगर न्यूट्रिशन की कमी भी हो तो हाइट वो गेन कर जाते हैं, लेकिन वो मैल न्यूट्रिशन के साइंस दिखाते हैं। तो हाइट रुकती आमतौर पे नहीं है न्यूट्रिशन के कम होने की वजह से। बट आप आयरन या कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें जो आपने पहले भी बताई उनमें होगा, वो सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी करें। जैसे बच्चे अगर जंप करें या रनिंग करें तो उनमें स्टिमुलेट होती है उनकी हाइट का बढ़ना। ओके। और उनको स्ट्रेस फ्री रखें। जैसे उनका स्कूल का काम ये जैसे प्रैक्टिस है कि बच्चे बिल्कुल एंड में करते हैं, सारा दिन खेलते रहते हैं, वो सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं कि उन्होंने अभी एक बोरिंग काम करना है। और अगर वो आएँ और उनको फ़ौरन बोरिंग काम आप करा दें और सारा दिन फ्री रहने दें, तो फिर उनसे स्ट्रेस हट जाएगी और उससे उनकी जो हाइट जो स्टन होती है, जो रुकती है, वो जैसे अगर एक बच्चे को स्ट्रेस फ्री आप पालें, तो उसका जो भी हाइट होनी उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 इंच ज़्यादा हाइट होगी। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दे सकता हूँ, मैं जब छोटा था तब स्कूल से ड्रॉप आउट्स बहुत होते थे। जैसे बच्चे क्लास चल रही तो कोई बच्चा स्कूल छोड़ गया, फिर एक बच्चा स्कूल छोड़ गया। तो जो भी स्कूल छोड़ता था फ़ौरन उसकी हाइट बढ़ जाती थी। तो मेरा ख़्याल है सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है कि पढ़ाई की एक स्ट्रेस होती है जिसकी वज़ह से बच्चों के या जो लोग हिफ्ज़ करते हैं कुरान, बच्चे, उनकी हाइट तब तक रुकी रहती है जब तक कि वो इस प्रोसेस में होते हैं। जैसे वो ख़त्म करते हैं तो उनकी हाइट बढ़ जाती है। तो आपको ये पढ़ते हुए बच्चों के ऊपर भी मैनेज किया जा सकता है। उनकी स्ट्रेस कम से कम रखें और उसका तरीका यही है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले कर दिया जाए और उसके बाद वो सोते तक फिर स्ट्रेस फ्री रहें, ऐसे उनकी हाइट बढ़ेगी। अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, जागते हुए हाइट बढ़ती नहीं है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते ही नहीं है। और वो भागें और जंपिंग करें, लाइक ऐसी लें जिसमें उन्हें जंप करना पड़े, जिसको उनको भागना पड़े। सारा दिन फ़ोन लेके बैठे रहे या घर में टॉयज़ के साथ प्रिटेंड प्ले करते रहें, उससे फिर हाइट रुकेगी बच्चे की। सही है। ओके, और किसी ने पूछा था कि बच्चों में विटामिन डी की क्या कमी होती है, उसके कोई सप्लीमेंट्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? देखिए, अगर बच्चे बाहर जाते हैं फिर तो पॉसिबल ही नहीं है विटामिन डी की कमी हो, बिकॉज़ और मेरा ख्याल है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल भी जाते हैं, थोड़ा बहुत सन एक्सपोज़र उनका रहता है, तो उसमें विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती नहीं ना? देनी चाहिए। बाकी विटामिन डी वैसे भी फैट सॉल्युबल है और इसकी एक्सेस जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। तो ये बच्चों को इसलिए भी नहीं देना चाहिए, इंसान ये खुद बना लेता है, सिर्फ सन एक्सपोज़र चाहिए तो बच्चों को तो एक्सपोज़र मिल ही जाता है। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने नहीं उस वीडियो में आपके साथ कोई ऐसे सप्लीमेंट्स शेयर नहीं किए थे। अक्सर बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मट्टी खाते हैं, ये पेंट उतार-उतार के खाते हैं, और उनको या वो जो चॉक टाइप होते हैं वो खाते हैं। तो उसके बारे में कोई सप्लीमेंट्स बताएँ, वो क्यों खाते हैं और उनका क्या सप्लीमेंट होना चाहिए? तो ये हमारे किसी बच्चे ने शायद ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरे देवर की बेटी वो खाती थी, तो फिर उसको हमने सप्लीमेंट वो वाला दिया था। तो उसके बारे में आप बताएँ? ये बेसिकली सिम्पटम है, बच्चे को क्रेविंग होती है इस तरह की चीज़ों को खाने की, जब उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो, जब उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, और ये कॉमन भी है। बच्चे आमतौर पे आयरन तब नहीं ले पाते जब वो दूध बहुत ज़्यादा पिएँ, उनकी रोटी नहीं खाई जाती, फिर उनसे गोश्त नहीं खाया जाता, तो आयरन डेफिशिएंट हो जाते हैं। या जो है विटामिन सी ना लें,
और दूध पीते भी रहें तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर बच्चों का दिल करता है ऐसी, और ऐसे बच्चे आमतौर पे पेल स्किन्ड होते हैं, उनकी स्किन जो है ना वो फ्रेश नहीं लगती और वो थोड़े से थिन हो जाते हैं। सो ऐसे बच्चों को आयरन और विटामिन सी और कैल्शियम देना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें बॉडी में रहें, और उन बच्चों को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव करना चाहिए ताकि जो चीज़ें वो खाएं ये सप्लीमेंट्स बॉडी इनको रिटेन कर ले, फिर उनका दिल नहीं करेगा ये चीज़ें। और एक सिरप है, उसका नाम है कैल्शियम पी, हाँ। इसके लिए बड़ा अच्छा है, वो देना शुरू करें। फिर ये कि उसके साथ मिक्स करके ओके, iron के लिए। और ये कि उसे कैल्शियम पी से तो डेफिनेटली फिर बच्चे को वो क्रेविंग ही नहीं होती कि वो चीजें खाए ना। और उसके साथ साथ फिर लाइफस्टाइल चेंज करें, हेल्दी एक्टिविटीज, हाँ। फिजिकल एक्टिविटी वो तो वो जरूर, क्योंकि आजकल हम लोगों ने बच्चों को खुद ही मोबाइल्स का इतना आदी बना लिया है कि कोई बच्चा बाहर, और यही सारी बुराइयों की जड़ है, हमारा एक्टिव ना होना, फिजिकल एक्टिविटीज ना करना। हम लेडीज और बच्चों के लिए यही खतरनाक है, जिसकी वजह से हम हर वक्त थके थके रहते हैं, बीमार रहते हैं, सर में दर्द है, टांगों में दर्द है बेवजह, और हम इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है फिजिकल एक्टिविटी को, ना ही बच्चों को बाहर खेलने देते हैं, क्योंकि कुछ हम लोग डरते भी हैं कि आजकल जो सिचुएशन है, और दूसरा ये कि हम फिर बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम सुपरविजन हम कर सकते हैं, बाहर खड़े हो सकते हैं ताकि वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। ओके, तो ये वो क्वेश्चंस थे जो बच्चों से रिलेटेड मुझे पूछे गए थे। उसके बाद हम आ जाते हैं लेडीज के क्वेश्चंस पे, कि मैंने सप्लीमेंट्स लेडीज के भी शेयर किए थे, तो उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हुए थे, तो उससे भी हम अभी उसके आंसर्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोलाजन के बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए, जिसमें आया कि क्या प्रेगनेंसी में कोलाजन सेफ है, और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या सेफ है। ये एक बॉडी की नेचुरल अकरिंग प्रोटीन है, इसको आप खा लें, जितना भी खा लें इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कोलेजन जो है ये चूँकि बॉडी खुद बनाती है, तो कोलेजन सप्लीमेंट तो इतना नहीं लेना चाहिए, वो खाने लेने चाहिए जिससे बॉडी खुद कोलेजन बना लेती है। जैसे पाए खाने चाहिए, जैसे हड्डियों के साथ जो वाइट बोटी होती है जिसको टेंडन बोलते हैं, वो खानी चाहिए। तो कोलेजन तो फिर वैसे बॉडी बहुत अच्छा बना लेती है, बट अगर आपने लेना है या स्किन पे अप्लाई करना है तो ये चूँकि नेचुरल अकरिंग प्रोटीन है तो इसका कोई भी वो साइड इफेक्ट नहीं है। और मुझसे काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा कि किस एज से कोलेजन लेना चाहिए, और मैंने कहा था कि 30-35 से अबव एज में लेना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आप उसका एक बता दें कि कंडीशन, कि किस कंडीशन में लेना शुरू करना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। कोलेजन बेसिकली आपकी स्किन को फॉर्मनेस देता है ना, तो जब तक आप 35 के नहीं हो जाते बॉडी आमतौर पे खुद ही इतना कोलेजन बना रही होती है कि आपको उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अबव 35 आप अगर बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं या आपकी जेनेटिक फीचर्स ऐसे हैं जिसमें आपकी स्किन बहुत थिन होती जा रही है, या रिंकल्स हैं, रिंकल्स अभी आएंगे ना, जब कोलेजन नीचे से निकल जाएगा ना स्किन थिन हो जाएगी और वो फॉर्म नहीं रहेगी, तो तब आप कोलेजन अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली मेरा ख्याल है जब तक लोग 45 के नहीं हो जाते उनको इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर उससे पहले आपको लगता है कि रिंकल्स आ रही हैं, सबसे पहले स्ट्रेस लेवल कम करें, वाटर इनटेक ज़्यादा करें, और फिर सोचें कि आपने कोलेजन लेना है। ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया क्वेश्चन। उसके बाद जी लेथार्जिक, एक मिनट, मैंने कहा स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस इज समथिंग लाइक आउटवर्ड एजेंट, उसको कैसे एक इंसान कम कर सकता है? आप बताएं। इनफैक्ट हमारी जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें उनके लिए हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमारा स्ट्रेस को ट्रिगर करता है। लाइक अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा बॉदर नहीं करें, हम ये चूज़ कर लें कि जो भी होना है हो जाए, अब हम कुछ कर नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में, जैसे आप कहते हैं, जैसे मैं करता हूँ, तो फिर स्ट्रेस लेवल आपका लो रहता है और आपकी बॉडी जो है वो सिंपैथेटिक मोड में नहीं जाती, और फिर आपकी बॉडी जो है ऐसे हार्मोन्स नहीं बनाती जो आपकी ग्रोथ को या आपकी रिपेयर्स को रोक दें। तो इस वजह से आई सजेस्ट कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए सिचुएशन को। लाइक कारोबार नहीं चल रहा है या बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं या घर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो अगर आप उसको सही करने के लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो बॉदर करने की बजाय खुद को किसी और चीज़ में बिजी कर लेना चाहिए। जैसे अगर बहुत स्ट्रेस हो, इंटरेस्टिंग मूवी देख लेनी चाहिए या मोबाइल फ़ोन पे गेम खेल लेनी चाहिए ताकि आप उस फेज़ में से निकल जाएं। ऐसी सिचुएशन में फिर आपको ये सप्लीमेंट्स अर्ली एज में नहीं लेने पड़ेंगे।
ओके, अब बात करते हैं कि कुछ लेडीज़ बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं और मेरे साथ भी शेयर करती हैं, अक्सर कहती भी हैं कि आप कैसे इतनी एनर्जेटिक हैं या हम तो बड़ा लो फ़ील करते हैं, हम इतने एक्टिव नहीं हैं, एनर्जेटिक नहीं हैं, लेथार्जिक फ़ील करते हैं। तो उसके बारे में उसका रीज़न बताएँ और उसका सॉल्यूशन बताएँ? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हमारे मसल्स को, बॉडी को बिल्ड करते हैं। इसी तरह से कुछ और न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे सोडियम है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे पोटेशियम है। ये हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी पूरे घर में सारी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें लगी हैं और इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, तो ऑफ कोर्स घर में कोई अप्लायंस काम नहीं करेगा। इसी तरह से हमारे ब्रेन का कंट्रोल ही कम हो जाता है बॉडी के ऊपर जब हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो। सो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहना चाहिए। और जैसे आजकल मैग्नीशियम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और सही किया जा रहा है। हाँ, उसमें ये कि ग्लाइसिनेट बहुत एक्सपेंसिव है। ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नीशियम लें सिंपल कि मैग्नीशियम नहीं, ग्लाइसिनेट, जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, लेकिन उसको करने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव टैबलेट में थोड़ी सी मैग्नीशियम 60-70 मिलीग्राम डाल देते हैं। वैसे मैग्नीशियम की अगर आप टैबलेट लें तो वो 200 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम होती है, तो वो इकोनॉमिकल भी है और आपको सेम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आपके ब्लड में भी चली जाती है। तो वो आपको सिंपल मैग्नीशियम लेनी चाहिए, उसका कोई side मतलब effect दोनों अच्छी हैं। हाँ, इकोनॉमिकल पड़ती है, वो बेसिकली इकोनॉमिकल है। और एक और चीज़, जितने सप्लीमेंट्स ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिनके बहुत महँगे हो गए हैं, उनको उनको अवॉइड करना चाहिए जितना हम अवॉइड कर सकें, और उसकी जगह पे रेड मीट है, आप फ्रेश फ्रूट है और मीट की टाइप्स, मीट एक तरह का नहीं लेना चाहिए। आप कभी मीट लें जिसमें चर्बी नहीं हो, कभी वो लें जिसमें चर्बी हो, कभी आप पाए खाएँ उसमें, कभी आप लिवर जो कलेजी है वो खाएँ, तो फिर आप वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत एसेंशियल है और बाहर से बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। सो वो जो था ना लेथार्जी, उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं, वो चाहे आप बने बनाए भी मिलते हैं, जैसे पीडियाश्योर, क्या उसका नाम था? पीडियाश्योर नहीं नाम उसका, पीडियालाइट। पीडियालाइट, इस तरह के अगर आप वो सप्लीमेंट, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के अगर आप ड्रिंक्स भी ले लें ना, तो आप फ़ौरन फ़ील करेंगे, द सेम डे आप एनर्जी फ़ील करेंगे। बिल्कुल। और उसके साथ-साथ यही बात है कि जैसा आप भी अक्सर कहते हैं कि इंसान जो है वो जंगलों में रहने के लिए बना हुआ था कि वो खुद चले-फिरे, दरख्तों में से चीज़ें उतार के खाए और एक्टिव रहे, काम करे, भागे-दौड़े। अब हम लोगों ने अपना लाइफ़स्टाइल इतना चेंज कर लिया है कि हम लोग एक कमरे या एक लाउंज की हद तक महदूद रह गए हैं और काम जो है वो हम सर्वेंट्स या मेड्स से करवा रहे होते हैं, तो खुद कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। तो एक्सरसाइज़ की जाए, अच्छी डाइट ली जाए, तो मेरा ख़्याल है सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब हम ये सब चीज़ें कर लें। तो फिर भी अगर आप लो फ़ील करते हैं तो फिर ये सारे सप्लीमेंट्स लें। शॉर्ट टर्म के लिए जब हाँ, आप बिल्कुल। डेफिशिएंट हो गए, बिल्कुल। तो फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए सप्लीमेंट्स लें, लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करें, फिज़िकल एक्टिविटी ऐड करें, फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, लेडीज़ जो हैं वो ये सप्लीमेंट जिसमें आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया और विटामिन डी हो गया। विटामिन डी को भी हम साइड पे रखते हैं, कैल्शियम और आयरन और कुछ विटामिन्स, ठीक है? ये इनको क्या रेगुलर लेने चाहिए या कुछ मंथ्स के लिए लेने चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, सिर्फ फैट सॉल्युबल्स विटामिन्स जैसे विटामिन डी है और विटामिन ए, सिर्फ वो है जिनकी एक्सेस अगर आपको मिल गई तो वो नुकसान दे सकती है। बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम आसानी से इनकी ज़्यादती कर सकें बॉडी में। उसकी रीज़न ये है, हमने खुद एक दफ़ा सर्वे कंडक्ट किया था, तो शहरों में 90% से ज़्यादा विमेन डेफिशिएंट हैं विटामिन डी में। और जब आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो तो आपके बहुत सारे बॉडी के हार्मोन्स अच्छे से बनते नहीं हैं, काम नहीं कर पाते और इंसान हमेशा थका हुआ और बॉडी के सारे ही जो फंक्शंस हैं वो डिसेबल्ड रहते हैं। सो मेरा ख्याल है इनको रेगुलर लेना चाहिए। जो जैसे विटामिन ए और डी है, इसको डेली बेसिस पे लेने के बजाय शुरू में डेली ले लें, लेकिन सुबह हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर रखना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, विटामिन डी को? विटामिन डी ओके। हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर रखना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने इसका सर्वे किया था, तो बहुत जो पोश एरियाज़ थे, सभी में 90% से ज़्यादा विमेन इसमें डेफिशिएंट थी। अगर अभी भी कोई, उसकी रीज़न ये कि सन एक्सपोज़र नहीं है ना, हमारे घर ऐसे हैं जिसमें सहन नहीं होता और हमारे कपड़े बहुत कवर्ड होते हैं और हमारे लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि थ्रू आउट हम इंडोर्स रहते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी बॉडी जो है वो विटामिन डी बना सके, बिकॉज़ उसके लिए आपको सन एक्सपोज़र चाहिए होता है।
विटामिन डी लाजमी लेना चाहिए। बाकी जितने सप्लीमेंट्स हैं दे आर इनोसेंट, उनको जितना भी ले लें उसमें कोई ऐसी सही है। बुराई नहीं है। और विटामिन डी जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था वो इस तरह किया था, मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी रहती है और जिसकी वजह से मेरा नेक, हेड और शोल्डर के जो मसल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ रहते हैं, दर्द होती है इनमें। तो उसमें डॉक्टर ये कहते हैं कि जब मुझे स्फेयर डेफिशिएंसी हो जाती है तो मुझे खुद पता चल जाता है कि मैं बिल्कुल फिर मुझसे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बहुत बर्डन फील होता है। उस कंडीशन में डॉक्टर मुझे ये कहते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा 1 मंथ के लिए, उसके बाद 15-15 डेज़ के गैप से आप एक-एक इंजेक्शन, मैं इंजेक्शन में लेती हूँ, ठीक है ना? पीने के लिए। तो वो फिर वो काफ़ी हाई डोज़ होती है और उसके बाद फिर 6 मंथ में आप एक-एक करके पी लें, तो ऐसे पूरा साल आपका अच्छा गुज़र जाता है और ऐसा ही होता है, मैं इसी तरह लेती हूँ। लाइक 15 डेज़ के गैप से मंथ में 2 इंजेक्शन पी लेती हूँ और जैसे क्योंकि रोज़-रोज़ ये टैबलेट में भी आते हैं विटामिन डी, लेकिन रोज़-रोज़ लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भूल जाता है वो इंसान। लेना भी नहीं चाहिए। जब आपकी डेफिशिएंसी दूर हो जाए तो हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। बिल्कुल, ओके। उसके बाद हेयर फॉल के बारे में अक्सर लेडीज़ का मसला रहता है, हेयर फॉल होता है। मुझसे पूछ रही है। नहीं, क्या वो तो करूँ बताओ? वो तो आपका ओके, जेनेटिक्स में है ना? हाँ, हेयर फॉल के लिए बेसिकली आप पहले तो वो न्यूट्रिएंट्स ले लें जो कि एसेंशियल हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे ज़िंक है, वो पूरा हो आपका। आप गोश्त अच्छा खा रहे हो, आप ज़िंक भी ले रहे हो, वैसे वो भी गोश्त से ही मिल जाता है, बस आप गोश्त बहुत अच्छा खा रहे हो, बीफ और मटन, तो फिर हेयर फॉल आपका इस वजह से तो नहीं होना चाहिए कि आपकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। हाँ, अदरवाइज़ हमारे पास एक बड़ा मैजिकल सा ऑयल है, हाँ, उसको वो मैंने शेयर किया हुआ है। हाँ, मल्टीपल टाइम्स हम आप बता चुकी होंगी, वो लाज़मी मैं रिकमेंड करता हूँ, वो ज़रूर लेना चाहिए। आप एक दफ़ा बता दें वो क्या है? ओके, उसमें ये है कि कोकोनट ऑयल आपने तकरीबन लेना है उसको 1 कप कैस्टर ऑयल और चंद ड्रॉप्स लाइक 15 टू 20 ड्रॉप्स रोज़मेरी ऑयल के लेने हैं। वो आपने तीनों चीज़ें मिक्स कर लेनी है, उससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, हेयर फॉल कम होता है और कैस्टर ऑयल इसलिए मैं बताती हूँ क्योंकि वो पेनिट्रेट कर लेता है रोज़मेरी ऑयल को बालों में अच्छे से, दैट्स वाई। और जो कोकोनट ऑयल होता है वो वैसे बालों की नरिशिंग के लिए बहुत अच्छा है, बड़ा स्मूथ सिल्की कर देता है बालों को, तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद जी किसी ने मुझसे कहा था कि किडनी इशू है, किडनी में स्टोन है, तो क्या हमें कोलेजन लेना चाहिए? कोलेजन का तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो स्टोन है बेसिकली मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, तो कोलेजन का तो किडनी के स्टोन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। और या दिस इज इट, यही सारे क्वेश्चंस थे जो हमसे पूछे गए थे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सबको सबके क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे। और अगर फर्दर भी आपके कोई क्वेश्चन हुए रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स लेडीज़ के या बच्चों के, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, हम कमेंट्स में उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।